बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में एक और A2 लेवल का पास पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं दिस इज़ पेपर 3-1 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2025। ये P3 है हमारे पास, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, जिसके लिए हमें 1 घंटा 30 मिनट दिए जाएंगे एग्जामिनर के तरफ से, या हिंदी में बोले तो एग्जामिनर के द्वारा है। अच्छा जी, अब ज़रा सुने आप, यहाँ पे तो बोलता है कि भाई नंबर 1 सोर्स ए, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये हम लोग अब हम पहला ये क्वेश्चन जो अभी हम करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बोलता है भाई, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि भाई GTPLC हैव बीन फॉर सेवरल इन बिजनेस फॉर सेवरल ईयर, बहुत सालों से कारोबार के अंदर चल रहे हैं। इट प्रोड्यूसेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। सेलेक्टेड लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024 वर एज फॉलोज, और आपको कुछ लेजर अकाउंट्स बना के दे दिए। लेजर अकाउंट का मतलब क्या है? टी अकाउंट। अच्छा जी, अब टी अकाउंट देखें तो ये रहा टी अकाउंट। ये जो टी अकाउंट बना हुआ है, ये टी अकाउंट बना हुआ है किसका? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। और हमें ये बात पता है कि जो रिसर्च होती है अंडर IAS 38, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा पढ़ा था कि रिसर्च क्या चीज़ होती है, डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है, कौन सी चीज़ को कैपिटलाइज किया जाता है, कौन सी चीज़ को एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। तो रिसर्च के ऊपर हम लोगों ने बात ये करी थी कि रिसर्च एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आते, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ तभी कैपिटलाइज हो सकता है जब PIRATE मीट करे। वो आप लोगों ने लेक्चर के अंदर पूरा देखा हुआ होगा। खैर, अभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अकाउंट है। अब इस अकाउंट के अंदर अगर आप देखो तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैंक अकाउंट, यानी कि आपने टोटल जो पैसा पे करा है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, वो आपने पैसा पे करा है 96,200। सर आपको कैसे पता पे करा है? बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, यानी कि पैसा गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है इसमें से 96,200 में से इनकम स्टेटमेंट में डाल दिया गया है 57,100। इसका मतलब 57,100 जो है वो कौन सी कॉस्ट होगी? रिसर्च की कॉस्ट होगी। और बाकी की जो कॉस्ट है, यानी कि जो बाकी की अमाउंट बच रही है 96,200 में से, उसको बैलेंस शीट ही बना दिया। इसका मतलब ये कैपिटलाइज हो गई होगी वैल्यू, और इसको इन्होंने डेवलपमेंट मान लिया होगा। तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टी अकाउंट बना के दे दिया आपको। परेशान नहीं होएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो ये कैपिटलाइज भी हो सकता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा सकता है। तो रिसर्च जो है वो तो मोस्टली 99.999999% जो है आप कह लो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो देखना पड़ता है कि भाई क्या उसका क्राइटेरिया मीट हो रहा है कैपिटलाइज करने का या नहीं हो रहा। क्राइटेरिया मीट हो रहा है सो वी विल कैपिटलाइज इट, और अगर नहीं तो फिर हम नहीं करेंगे। अच्छा भाई, अब अगर हम लोग आगे आ जाएं और अगली चीज़ अगर हम इसको देखें तो भाई क्या कहते हैं, अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है यार इस अकाउंट की नेचर क्या है, तो इस अकाउंट की नेचर जो है वो एसेट, ऐसे लिख लें, एसेट स्लैश एक्सपेंस की नेचर है। क्योंकि डेवलपमेंट एसेट भी बन सकता है और रिसर्च तो एक्सपेंस ही होती है। तो एसेट और एक्सपेंस दोनों की नेचर क्या होती है? डेबिट नेचर का ही अकाउंट होता है। तो इसका BD बैलेंस भी किस साइड पे बनेगा? डेबिट साइड पे बनेगा। कितने का? 39,100 का। तो ये बेसिकली टेक्निकली ये एसेट नेचर का अकाउंट कहलाएगा, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट का बैलेंस शो कर रहा है। खैर, उसके बाद आप आगे आ जाएं तो जो नेक्स्ट आपको अकाउंट बना के दिया हुआ है वो रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बना के दिया हुआ है। अब जो रिटेन अर्निंग्स का टी अकाउंट है, जाहिर सी बात है ये कैपिटल नेचर का अकाउंट होता है, क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। इसके अंदर सबसे पहले तो BD बैलेंस दे दिया। BD बैलेंस का मतलब ये है कि भाई आपका जो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सॉरी पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो चल रहा है, जो रिटेन अर्निंग्स है उसका जो ओपनिंग था वो 104,500 का था। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 50,000। यार रिटेन्ड अर्निंग्स में से 50,000 निकाला जा रहा है किस नाम पे? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के नाम पे। यार जब शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू पे तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट और शेयर्स क्रेडिट। बैंक डेबिट, शेयर क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, यह एंट्री बनती है। यह रिटेन अर्निंग कौन से टाइप के शेयर्स को इशू करते हुए यूज हो सकता है? तो याद रखिएगा, जब कंपनी बोनस इशू करती है तो बोनस इशू के अंदर मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपने शेयर प्रीमियम से पैसा निकाला होगा, जनरल रिजर्व से पैसा निकाला होगा, और कुछ पैसा आपका रिटेन अर्निंग से भी निकला। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि कंपनी ने बोनस इशू करे हैं यूजिंग द रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व।
फिर उसके बाद अगली चीज यहां पे लिखी हुई है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है? सर ये इनकम स्टेटमेंट से जो वैल्यू आई है वो ट्रांसफर हुई है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है ये इनकम स्टेटमेंट से वैल्यू ट्रांसफर हो गई रिटेन अर्निंग के अंदर, लेकिन प्रॉफिट्स तो रिटेन अर्निंग को बढ़ाते हैं, तो उनको तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो ये वैल्यू कौन सी है? तो यहां से हमें ये क्लैरिटी मिल रही है कि इस साल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस किया है $12,200 का। क्या किया है? लॉस किया है। अब आप इसको लायबिलिटी ना समझें, लॉस किया है। अगर ये प्रॉफिट होता ना तो बेटा ये वैल्यू 12,200 इधर लिखी हुई होती, यानी कि क्रेडिट साइड के ऊपर लिखी हुई होती, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स में प्रॉफिट्स ऐड होते हैं ना कि सपरेट हो जाएं। हाँ, बात समझ आती है? अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको यहां पे इसने दे दिया सीडी बैलेंस, और जो सीडी बैलेंस है जाहिर सी बात है रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग है, यही सीडी बैलेंस यहां पे बीडी बैलेंस बन जाए। दो अकाउंट बना के आपको स्ट्रेट अवे दे दिए, और आपको ये दोनों अकाउंट्स की बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इन अकाउंट्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। लो, सवाल ही खत्म हो गया। अब आपको लग रहा है कि यार ये क्या है, मतलब ये क्या है, लेकिन आए अब देखते हैं एग्जामिनर किस तरीके से आपको तंग करता है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले तो उसने इसके अंदर स्टार्ट किया, बोला ठीक है जी चलें, आपका सवाल हो गया, 2T अकाउंट बनाया, हो गया सवाल, आओ तो मैं लेके चलें काम की चीज पे। बोलता है एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट, स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो बोल रहा है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट तुमने रिकॉर्ड की है ये क्या है? तो अब मैंने जवाब क्या दिया? मैंने तो उसको बता दिया रिसर्च कॉस्ट है और वो एक्सपेंस आउट की जाएगी। तो मैंने लिखा द अमाउंट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिटन ऑफ एज एन एक्सपेंस, दिस इज बिकॉज इट रिलेट्स टू प्योर रिसर्च or cost that do not provide future economic benefits, so it cannot be capitalized। वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, उसको इनकम स्टेटमेंट में डाल के एक्सपेंस आउट ही किया जाएगा, और हमने कर दिया। और ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके, यहां पे लाके मैंने वही बातें वर्डिंग में लिख दी। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगला पार्ट बोल रहा है जो सीडी बैलेंस आ रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट के अंदर, ये सीडी बैलेंस तुम्हें क्या शो कर रहा है? तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डेवलपमेंट शो कर रहा है आपको। और अगर आप यहां पे देखो तो मैंने जवाब क्या दिया, दिस अमाउंट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज बिकॉज इट रिलेट्स टू डेवलपमेंट which produces future economic benefits or improve product, so it can be carried forward। और उसको उन्होंने डेवलपमेंट का पार्ट मान लिया टोटल अमाउंट में से। क्लियर? अब आगे आ जाते हैं। अगला पार्ट देखिएगा, ये अब ये साथ साथ आप लोगों ने, क्योंकि जाहिर सी बात है ये लिखते हुए चलना है, सिर्फ ये सुनना नहीं है, ये सुनोगे मेरे ख्याल से अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ही इस बातों को भूल जाओगे कि मैंने क्या बातें करी हैं। तो ये साथ साथ आपके पास आपका पेन पेंसिल बहुत तेज चलना चाहिए, दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए पेपर करते हुए। अच्छा जी, आप आगे आ जाएं। तो अब वो बोलता है स्टेट द रीजन, अब जरा सुनिएगा, रीजन मांग रहा है, स्टेट द रीजन द फॉलोइंग एंट्रीज इन द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट। बोल रहा है कि इन रिटेन अर्निंग्स अकाउंट के अंदर ये जो एंट्रीज हैं जरा इनके बारे में बताओ। तो ये जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था जो कि रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर डेबिट हो रहा था, तो बोल रहा है कि भाई इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो सकता है? तो हम लोगों को वैसे ही पता है कि यार हम लोगों ने बोनस इशू करे होंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, दिस रिप्रेजेंट्स फंडिंग ऑफ अ बोनस इशू ऑफ शेयर्स फ्रॉम रिटेन अर्निंग, दैट इज इट। 1 मार्क की बात थी, 1 मार्क की बात यहां पे लाके मैंने लिख दी। फिर उसके बाद वो अगले पार्ट के अंदर बोलता है कि यार ये प्रॉफिट एंड लॉस जो रिकॉर्ड है उसकी वैल्यू बताओ। तो ये बोल रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है? तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है, और इसी बात को मैंने यहां पे आके सिर्फ अंग्रेजी में लिख दिया, दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफर ऑफ लॉस फॉर द ईयर टू द रिटेन्ड अर्निंग्स। और मेरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे थे। उसने बोला था कि आप स्टेट करो, तो मैंने स्ट्रेट अवे स्टेट कर दिया, कोई मजीद कोई डिटेल में नहीं गया। मुझे 1-1 मार्क का स्टेट करना था कि यार इसका मतलब क्या है, मैंने उसका मतलब बताया और मैं आगे बढ़ गया। एग्जामिनर मेरा कोई 1 मार्क भी यहां पे नहीं काट सकता। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं सवाल के अंदर। तो अब कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। कुछ और इंफॉर्मेशन में सबसे पहले बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल फॉर द ईयर अमाउंटिंग 16,100। तो आपने 16,100 की डेप्रिसिएशन लगा दी है अपनी डिलीवरी व्हीकल्स पे। आफ्टर दिस, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, आफ्टर दिस हैड बीन प्रोवाइडेड एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ डिलीवरी व्हीकल्स वर अंडरटेकन ऑन 31 ऑफ दिसंबर 2024। और फिर आपने क्या करा है, आपने इनका एक क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट रिव्यू किया है। दिस शोड द फॉलोइंग, और उसने हमें यह दिखाया कि भाई हमारे पास 3 व्हीकल्स थी, A, B और C।
तीनों की जो वैल्यू इन यूज है वो 15,600, 21,900 और 25,600। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता था कि हम एसेट को इस्तेमाल करके कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं। और याद रखिएगा ये जो वैल्यू इन यूज होता है इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू इन यूज है, यानी कि हम इसको 2 सालों में 3 सालों में इस्तेमाल करके कितने के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसी तरीके से अगली चीज यहां पे लिखी हुई है पोटेंशियल सेल्स वैल्यू। अगर हम इसको आज मार्केट में बेचने चले जाएं तो ये कितने का बिकेगा? सर ये बिकेगा 5700 का, लेकिन इसको बेचने के लिए आपको एक्सपेंस कितने का करना पड़ेगा? 150 रुपए का आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार फेयर वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके दिखाओ, जो एसेट अगर हम इसको बेच दें तो इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट कितने निकाल सकते हैं, तो भाई 15700 माइनस 150, बच्चों वाला काम। तो ये कितना आ जाएगा? 1,550। इसका मतलब एसेट को बेच के हम मैक्सिमम बेनिफिट कितने उठा सकते हैं? 1,550। और इसको इस्तेमाल करके कितने उठा सकते हैं बेनिफिट्स? 1,5600। तो अब सवाल यह है कि रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से कौन सी होगी? रिकवरेबल अमाउंट हम उठाते हैं हमेशा इन दोनों में से जो हायर ऑफ होता है। तो हायर ऑफ कितना है? 15,600 है, यानी कि इसके लिए रिकवरेबल अमाउंट ये यूज की जाएगी। और इस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर किया जाएगा नेट बुक वैल्यू से, ये चेक करने के लिए कि इंपेयरमेंट आया हुई है या नहीं हुई है। ये पूरा एक स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है इस एडिशनल एडजस्टमेंट के अंदर, विच इज नोन एज IAS 36 इंपेयरमेंट। आगे आज व्हीकल भी, जिसको इस्तेमाल करके हम 21,900 के फायदे उठा सकते हैं, और अगर आज हम उसको बेच दें तो 22,600 का बिकेगा, लेकिन बेचने के लिए 200 रुपए का नुकसान, 200 रुपए का सेलिंग एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा। तो ये इसकी जो रिकवर वो क्या कहते हैं फेयर वैल्यू बनेगी, वो बनेगी 22,400। जबकि इसकी क्या कहते हैं जो वैल्यू इन यूज है वो कितनी है सर? 21,900। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से हायर कौन सी है? सर 22,400 हायर है। तो इसका मतलब जब मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए इस अमाउंट को उठाऊंगा और इसको नेटबुक वैल्यू से कंपेयर करूंगा। नेटबुक वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम, तो इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। डन। अब अगर हम लोग आगे आ जाएं और अगली चीज देखें तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे आपके पास जो व्हीकल सी है इसकी वैल्यू इन यूज जो है वो 25,600 है, जबकि इसकी जो पोटेंशियल सेल्स वैल्यू है वो 24,800, और इसको अगर हम बेचेंगे तो 200 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि टेक्निकली 24,600। तो इस बार इसकी वैल्यू इन यूज ज्यादा है, तो रिकवरेबल अमाउंट हम इस एसेट की वैल्यू इन यूज लेंगे, क्योंकि हम हमेशा क्या लेते हैं? विच एवर इज हायर। नाउ लेट्स सी, यहां पे आपको एक टेबल बना के दे दिया और वो बोलता है कि भाई आप मुझे फ्री फंड के 6 मार्क्स कैलकुलेट करके देते। बोलता है कैरिंग अमाउंट बता दी है, बैलेंस शीट वैल्यूज बता दी हैं, यानी कि नेटबुक वैल्यूज बता दी हैं, ए बी और सी की नेटबुक वैल्यूज ये हैं। रिकवरेबल अमाउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो पहले वाले की हायर ऑफ ये है, तो हम ये उठाएंगे 15,600। दूसरे वाले की हम ये वैल्यू उठाएंगे विच इज 22,400, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 22,400, और इस वाले की हम उठाएंगे 25,600, तो यहां पे हम उठा लेंगे 25,600। अब इंपेयरमेंट होती क्या है? अगर तुम्हारी नेट बुक वैल्यू ग्रेटर होगी तुम्हारी रिकवरेबल अमाउंट से, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब इंपेयरमेंट हो गई, यानी कि इंपेयरमेंट लॉस हो गया। एंड सर व्हाट इफ के नेटबुक वैल्यू जो है वो कम हो आपकी रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर क्या इंपेयरमेंट लॉस होगा? नहीं, फिर कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। डन। तो अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि भाई पहले इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ सर, यहां पे कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और जो नेटबुक और जो रिकवर अमाउंट है वो कम है, तो इसका मतलब हमारा एसेट हमारी बैलेंस शीट में 16,800 का लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने एसेट से मैक्सिमम बेनिफिट खाली 15,600 के उठा सकते हैं। देयरफॉर इंपेयरमेंट हो जाएगी, और इंपेयरमेंट कितने की होगी उस लॉस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16,800 माइनस 15,600 इज इक्वल टू 1200। तो पहला जो आपके पास इंपेयरमेंट लॉस आएगा वो 1200 का। दूसरे केस में अगर देखा जाए तो जो हमारी नेटबुक वैल्यू है वो 24,100 है, और जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है वो है 22,400। इस बार भी हमारी बैलेंस शीट में जो हमारा एसेट है वो ओवर स्टेटेड वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है, ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है 24,100, जबकि मैक्सिमम फायदे जो मैं एसेट से उठा सकता हूं वो सिर्फ 22,400 उठा सकता हूं। तो 24,100 माइनस 22,400 विच इज इक्वल टू 1,700। तो इन दिस केस 1,700 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस हो जाएगा। तीसरे केस के ऊपर अगर आप आ जाएं तो तीसरे केस के अंदर आपके पास एसेट बैलेंस शीट में शो हो रहा है 22,800 का, लेकिन आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट कितने के उठा सकते हैं?
25,600 के। अब ये केस ये वाला बन गया कि नेट बुक वैल्यू कम है और रिकवर अमाउंट ज्यादा है, तो अब क्या करेंगे, अब कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा इस केस में, और बैलेंस शीट में एसेट इसी वैल्यू पे शो होगा। ये वाले एसेट्स दोनों इस वैल्यू पे शो हो जाएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन ये वाला इसी पे ही बरकरार रहेगा, क्योंकि हमें हमेशा अकाउंटिंग करते हुए प्रूडेंट रहना होता है। हम बुराई पहले दिखाते हैं, अच्छाई नहीं दिखाते। तो अच्छाई तो यह है कि इसको इस्तेमाल करके 25,600 के बेनिफिट्स लोगे, लेकिन अभी तुम्हारी बुक्स में शो हो रहा है 22,800 का, तो कीप इट 22,800 का। दैट इज इट, डन, क्लियर। सो हमारा ये वाला पार्ट डन होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो उसके अंदर वो बोलता है अदर इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024 वाज एज फॉलोज। अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं और यहां पे इसके बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन में बोलता है कि भैया रेवेन्यू है, ठीक है। फिर बोलता है डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है, बोलता है कि जो तुम्हारी फिनिश गुड्स थी उसकी इन्वेंट्री में डिक्रीज आया है, कितने का, 6,300 का। यानी कि आसान लफ्जों में ऐसे ही अगर तुम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो तो तुम्हारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, फर्ज करो अगर वो 10,000 थी तो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी, 6,300 से डिक्रीज हो गया। तो 10,000 माइनस 6,300 करो जरा, 10,000 माइनस 6,300, तो इसका मतलब तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बननी चाहिए 3,700, यानी कि जो तुम्हारा डिक्रीज आ रहा है वो कितने का डिक्रीज आया है, 6,300 का डिक्रीज आया है ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर। वो ये कहना चाह रहा है, क्लियर। आगे आ जाए। अब ये नहीं बोलना सर ये 10,000 कहां से लिया, बेटा कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ 20 ले लो, 20 में से 6,300 माइनस करो, जो भी वैल्यू आएगी वो क्लोजिंग ले लो, तो डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा, 6,300 का ही डिफरेंस रहेगा। आगे आ जाए जरा। तो अब वो बोला ये गया कि भाई इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर इर्रेगुलर डेट्स, तो आपका बेड डेट का इंक्रीज आया है। रेंट ऑफ वेयर हाउस, अब ये जो आपका रेंट ऑफ वेयर हाउस है ये क्या है, ये 5,000 रुपए का है। अब ये रेंट ऑफ वेयर हाउस, ये वेयर हाउस होता क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं तो वेयर हाउस होता क्या है। सर वेयर हाउस में हम स्टॉक करते हैं अपनी फिनिश गुड्स को। वेयर हाउस में टेक्निकली क्या रखा होता है, तुम्हारी फिनिश गुड्स रखी हुई होती है, और उस फिनिश गुड्स के साथ तुम क्या करते हो, फिर उसको डिलीवर करते हो कहां पे, कस्टमर्स के पास। तो लॉजिस्टिक वगैरह जितना भी काम सारा चल रहा होता है वो कहां से चल रहा होता है, वेयर हाउस से चल रहा होता है। तो फैक्ट्री के वेयर हाउस से माल उठाते हैं और डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, तो टेक्निकली इसको कहा जाता है वेयर हाउस, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है रेंट, तो रेंट के बारे में बोलता है रेंट ऑफ ऑफिस, ठीक है जी। एमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जाहिर सी बात है जब इंटेंजिबल एसेट डेप्रिशिएट होते हैं तो उसको एमोर्टाइजेशन कहते हैं, और टेंजिबल एसेट जब डेप्रिशिएट होते हैं तो उसको डेप्रिशिएट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है वेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की कुछ वेजेस हैं। वेजेस ऑफ डिलीवरी ड्राइवर, तो ड्राइवर की जो आपका डिलीवरी ड्राइवर है उसकी वेजेस हैं। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट यानी कि लोन शोन का इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से निकल के आती है और इनकम में जाती है, दैट इज 541,200। वी कैन अज्यूम इट कि ये परचेजेस हैं, आप ऐसे भी मान लो इसको। डेप्रिसिएशन मतलब टेक्निकली परचेजेस नहीं है, लेकिन परचेजेस जैसी चीज है, या तो तुम सामान खरीद के बेचोगे या बना के बेचोगे। तो जब खरीद के बेच रहे हो तो परचेज की कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, और बना के बेच रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करके वहां पे रिकॉर्ड करते हो इनकम स्टेटमेंट में, जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन दे दी। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 71,600 की दे दी है। अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दे दी आपको 32,000 की। हमने बोला वेरी गुड, अब बताओ क्या करना है। बोलता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024 इन अकॉर्डेंस विद IAS1। अब मैंने आप लोगों को हमेशा क्या बोला है, IAS1 क्या है, IAS1 इज द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपने क्या बनानी है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपने क्या फॉलो करना है, IAS1 को। अच्छा, आपको इनकम स्टेटमेंट IAS1 के थ्रू बनाने वैसे ही आती है, तो अक्सर ये बोलते हैं कि सर आपने IAS1 जो है उसका कोई अलग से लेक्चर नहीं बनाया। बेटा IAS1 का अलग से कोई लेक्चर बनता नहीं है, क्योंकि जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ते हो उन सब में जितनी स्टेटमेंट बनाते हो वो सब स्टेटमेंट अंडर IAS1 बन रही होती है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें तो हम लोगों ने सबसे पहले यहां पे एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सो वी विल स्टार्ट विद यहां पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, SOPL भी कहते हैं इसको, इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ऊपर लिखा हुआ आप लोगों को नजर आ रहा होगा 2024। तो इस साल की मैं क्या बनाने जा रहा हूं, आई एम टेक्निकली गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर दिस अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर। नाउ लेट्स बिगिन। आप लोग अब शिकायत करेंगे सर डॉलर का साइन नहीं डाला आपने, ये ले बेटा डॉलर का साइन भी आ गया। वी विल स्टार्ट विद रेवेन्यू, ठीक है बेटा, रेवेन्यू। नाउ इफ यू सी तो रेवेन्यू तो यहाँ पे सवाल के अंदर डायरेक्टली गिवन है 802,600 का, तो यहाँ पे हम 802,600 लिखेंगे,
802,600। अच्छा, अब इसके बाद जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पे सेल्स के बाद क्या चीज़ आती है, क्या सेक्शन आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन आता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में कोई बहुत ज़्यादा बातें सवाल के अंदर नहीं है, लेकिन अभी भी हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स तो चाहिए ही होगी ना। तो अब आ जाएं, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, हमें यह नज़र आ रहा है कि टेक्निकली दिस सवाल या दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्वेश्चन, बट ये टेक्निकली कंपनीज का ही सवाल है क्योंकि इसके अंदर सारी कंपनी की बातें चल रही हैं। तो अब एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप ऐसे समझ लो। अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो यार कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी, तो यहां पे हम एक वर्किंग करते हैं, वर्किंग वन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलता हूं कि यार ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो तुम बोलोगे यार ओपनिंग इन्वेंट्री सर आपने अज्यूम कर ली थी 10,000 है, तो आप 10,000 अज्यूम कर ले। आपकी जो वो है क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है COP, वो कितनी है आपकी 541,000। और आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हम लोगों ने ऊपर अज्यूम कर ली थी 3,700। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे 20,000 लेते तो आप 20,000 में से माइनस करते हैं 6,300 और जो भी आंसर आता है उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बना लेते हैं। यानी कि कोई भी वैल्यू ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। करते रहना, घर पे बैठ के खेलते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंस 6,300 का ले रहे हो ना। तो अब यहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लग जाएगी। तो मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ 10,000 प्लस 541,000 माइनस 3,700 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ रहा है 547,37। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, कैलकुलेटर दोबारा चला लें। 10,000 प्लस कितना है हमारे पास, ठीक है 541,300 है ये वैल्यू, इसको सही कर लीजिएगा। ये 541,300 है, ठीक है 541,000 लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो 541,300 माइनस 3,700 ये आ रहा है 547, बिल्कुल सही आ रहा है 547,600 मेरे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है। अच्छा, इसका एक और भी तरीका था कि यार मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उठाता 541,300 और अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है तो ये 6,300 हम इसके अंदर ऐड कर देते, तब भी आंसर यही बनता। ये इसका डायरेक्ट तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, लेकिन 90% बच्चों को ये वाली बात समझ नहीं आती कि यार ये डायरेक्टली ऐड क्यों किया, ये तो डिक्रीज है, इसको तो लेस होना चाहिए था। तो वो फालतू की बहस में चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने उनको एक अजम्पशन लेके ये सवाल सॉल्व करवा के दिखा दिया कि यार आप ऐसे अज्यूम करो कि आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है, तो जब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ेगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़नी चाहिए, देयरफॉर वी विल ऐड इट। तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि व्हाई वी विल ऐड इट। क्लियर, बट दिस इज द इजीएस्ट वे आप इसे कर सकते थे। और यहां पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है, सो वी विल मेंशन 547,600 and then we will calculate the gross profit. तो 547 ये आ जाएगा 802,600 माइनस 547,600 इज इक्वल टू 255,000। तो ये मेरे पास आ गया 255,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम लोगों ने वर्किंग वन से कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा, अब जब वंस तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो अब तुम लोगों ने क्या करना है, अब जाहिर सी बात है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद तुम लोगों ने अब क्योंकि IS1 फॉलो कर रहे हो तो कंपनी अकाउंट्स के अंदर दो हेड्स बनेंगे, एक एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का बनेगा और एक डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का बनेगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे लाके लिख देते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट डायरेक्टली हम यहां से नहीं पकड़ सकते। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के लिए आपको खाली यहां पे इतना तो दिया हुआ है, कहां गया, मेरी नजर पड़ी थी कहीं पे, अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो आपको दी हुई है 32,000 की, लेकिन आपको तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट चाहिए। तो अब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक हेड बना लेते हैं वर्किंग नंबर 2 और इधर हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट। सो अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है आपके पास, ये वर्किंग हो रही है तो मैं ऐसी लफ करके कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट विच इज ऊपर दी हुई थी 32,000 रुपये की, तो पहले तो आपकी अदर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाएगी 32,000 रुपये की। अब आप लोगों ने इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ इंक्रीज इन अराउंड, नहीं ये एडमिन है, ठीक है, ये एडमिन में चला जाएगा। रेंट ऑफ वेयर हाउस, जी रेंट ऑफ वेयर हाउस जो है वो कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बात करते हुए शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद मैंने जिक्र किया हो कि जो रेंट ऑफ वेयर हाउस है बेसिकली वेयर हाउस इस्तेमाल किस काम के लिए होता है, लॉजिस्टिक के लिए। तो जाहिर सी बात है ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे रेंट ऑफ वेयर हाउस था कितना, ये जज्बात में हम भूल गए 5,000।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेंस। तो ये ऑफिस का रेंट है, जाहिर सी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, जाहिर सी बात है। वेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ खुद बोल दिया। डिलीवरी, तो भाई डिलीवरी ड्राइवर की जो आपकी वेजेस है 11,200, तो यहाँ पे आ जाएगी डिलीवरी ड्राइवर वेजेस। द वैल्यू वॉज 11,200, तो ये 11,200 हमारे पास ये आ जाएगी। इसके बाद फिर आप आगे आ जाओ तो और क्या है, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन, ये वो ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऊपर आके देखें तो यहाँ पे इसने बोला हुआ था कि डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल वॉज 16,100। तो ये 16,100 जो आपके पास है ये भी डेप्रिसिएशन है। और ये किसकी डेप्रिसिएशन है? डिलीवरी व्हीकल्स की है। तो डिलीवरी व्हीकल्स का खर्चा कहाँ जाना चाहिए? यहीं पर ही जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। तो यहाँ पर आप एक और लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स। मैं वैल्यू बार बार आज भूल रहा हूं, 16,100 है। और इसी तरीके से क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी व्हीकल्स इंपेयर भी हुई थी तो उनका इंपेयरमेंट का जो लॉस है वो इंपेयरमेंट लॉस भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ही जाएगा, बिकॉज ये किसका लॉस है? मोटर डिलीवरी व्हीकल्स का कॉस्ट लॉस है। तो 1200 प्लस 1700 ये इंपेयरमेंट भी यहां पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इंपेयरमेंट तो 1200 प्लस 1700 दोनों एक साथ लिख लो, विच इज इक्वल टू 2900। नाउ इसका टोटल निकालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का कितना आ रहा है? तो 32,000 प्लस 5,000 प्लस 11200 प्लस 16100 प्लस 2900, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 67200। ये सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद, सब ब्रेक डाउन करने के बाद, तो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस इज वर्किंग नंबर 2। और वर्किंग नंबर 2 का जो हमारे पास आंसर आया है ये डिस्ट्रीब्यूशन ये आया है 67,200 का। ठीक है मेरा बेटा, 67,200 ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को क्या कर दिया? लेस कर दिया अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो यहाँ पे हम लेस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अगली चीज़ यहाँ से लेस करेंगे, विच इज़ हमारे पास अगली जो कॉस्ट थी वो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था, तो वो लिख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वर्किंग 3 कर लेते हैं इसके लिए। अब वर्किंग 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्किंग 3 इधर एक लाइन डाल लें ताकि बुरा ना लगे हमें। वर्किंग 3, ऑलराइट जी। कैलकुलेशन ऑफ एडमिन एक्सपेंस। अच्छा मेरा बेटा, अगर तुम यहाँ पे देखो तो तुम्हें एडमिन एक्सपेंसेस डायरेक्टली गिवन है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले तो, और वो कितने के हैं? 71,600 के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि भाई अदर एडमिन एक्सपेंसेस 71,600 के। तो पहले तो हम ये लिख लेंगे 71,600। उसके बाद आ जाए टेक्निकली ऊपर से चलना शुरू करते हैं। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जाहिर सी बात है इंक्रीज है तो एक्सपेंस है 2400 का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंक्रीज इन PBD कितने का था? 2400 रुपये का था। यस 2400 रुपये का था, ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो अगली चीज़ आपको क्या दी हुई है? रेंट ऑफ ऑफिस दिया हुआ है 11,000 रुपये का, और इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम रेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो रेंट आप लिख लो 11,000 रुपये का। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो अगली चीज़ क्या है आपके पास? एमोर्टाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपकी 500 रुपये की ये चली जाएगी एमोर्टाइजेशन। और ये कितने का है? एमोर्टाइजेशन इस 500 रुपये की, तो 500 की एमोर्टाइजेशन चली जाएगी आपके पास। फिर आप आगे आ जाएं तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वेजेस ऑफ एडमिन स्टाफ, तो ये वेजेस हैं। ठीक है, तो ये वेजेस रिकॉर्ड करेंगे। वेजेस की वैल्यू कितनी है? 31,800 है। ठीक है, लिख रहा हूँ 31,800। उसके बाद फिर आप आगे आ जाओ तो अगला है फाइनेंस कॉस्ट, तो इधर नहीं जाएगा खैर। फिर उसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट है, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट है तो जाहिर सी बात है इसकी डेप्रिसिएशन 21,100 की ये चली जाएगी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे अपने पास 21,000 कितनी थी? 21,100। ठीक है, 21100। फिर इसी तरीके से अगर आप देखो तो यहाँ पे तो हम लोगों ने ये सारे एक्सपेंसेस कर लिए। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। और ये हमारा जो है ये एडमिन है,
ये भी एडमिन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अगर तुम पूरे सवाल में देखो तो सवाल के शुरू में अगर हम फर्स्ट पेज पे चले जाएं, सवाल के शुरू में, तो यहाँ पे हमें एक और भी एक्सपेंस गिवन था, और वो किस चीज़ का एक्सपेंस गिवन था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट थी। और रिसर्च जो हमारे पास एक्सपेंस था वो 57,100 का था। तो 57,100 का जो है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिसर्च की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, तो 57,100 रिसर्च आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं रिसर्च, और ये आया था 57,100 जो हमने इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया था। तो अब एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लेते हैं। 71,600 प्लस 2400 प्लस 11,000 प्लस 500 प्लस 31800 प्लस 21100 प्लस 57100। तो ये मेरे पास आ रहा है 195,500। ये यहाँ पे हम लिखेंगे 195,500। ये जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आएगा। आ जाओ निकाल लेते हैं। तो 255,000 माइनस 67200 माइनस 195,500, तो ये मेरे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है 7,700। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 7,700। इसको हम ऑपरेटिंग लॉस भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग लॉस। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है? इसके अंदर से हमने एक लास्ट चीज़ और लेस करनी है। ये नेगेटिव आंसर आया है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारे पास आखिरी चीज़ आ जाएगी, लेस करनी है, और आखिरी चीज़ आ जाएगी अब फाइनेंस कॉस्ट। अब अगर हम फाइनेंस कॉस्ट को सवाल के अंदर जाके देखें तो फाइनेंस कॉस्ट हमें यहाँ पे दी हुई है डायरेक्टली कितने की? 4,500 की। और फाइनेंस कॉस्ट के बारे में पूरे सवाल में कोई बात नहीं थी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4,500। इसको जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल नेट लॉस आ जाएगा, या लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। तो 7,700 माइनस 4,500 इज इक्वल टू 12,200। तो 12,200 का जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास लॉस फॉर द ईयर, यानी कि इस साल का लॉस पता लग गया। और अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ और याद करो तो तुम्हारा जो रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट था उसके अंदर कितने का लॉस ट्रांसफर हुआ था? 12,200 का रिटेन अर्निंग्स ट्रांसफर हुआ था। तो ये 12,200 हमारा आंसर यहां से मैच भी कर गया। इसका मतलब जो कुछ हमने किया होगा वो परफेक्ट किया होगा, वो बिल्कुल सही किया होगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, पार्ट डी, ये कंप्लीट हो गया। Now let's move to the part E, which is maybe the last part of this question. बोलता है one of the director has suggested that in the coming year the company should pay a dividend. बोल रहा है अभी ये coming year के अंदर dividend pay करो. Advise the director whether or not the company should pay dividend. Justify your answer. भाई कंपनी लॉसेस में, कंपनी ने 12,200 का लॉस किया हुआ है। इतने सारे पैसे अभी उसने रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर डाले थे, ये किया था, वो किया था। अभी कंपनी की वैसे तो पोजीशन नहीं है कि डिविडेंड्स दे सके, लेकिन अब इसका जवाब क्या बनता है? हाउ यू विल आंसर इट। देखें मैंने कैसे स्ट्रक्चर करा, एंड दिस इज द टाइम जब आप सीखोगे कि हाउ यू विल स्ट्रक्चर द आंसर। द कंपनी may consider paying a dividend as it could improve shareholders' confidence and enhance the company's reputation. It may also satisfy shareholders, especially if recent bonus issue did not provide immediate cash returns. पहली बात हमने क्या करी? हमने बोला कि यार ये है बात तो अच्छी है कि आप उनको डिविडेंड दें, उससे आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस होता है शेयर होल्डर का, वो आपकी कंपनी से सेटिस्फाई रहते हैं, आपकी कंपनी की रेपुटेशन बेहतर रहती है। और साथ साथ ये भी बोला कि अभी तुमने बोनस इशू दिए थे, अगर वो बोनस इशू फौरी तौर पे कैश उनको उससे कैश नहीं कन्वर्ट हो पाया है तो फिर आप डिविडेंड दें। इफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वॉज वन ऑफ द कंपनी में रिटर्न टू प्रॉफिटेबिलिटी इन फ्यूचर। अब वो ये कहा गया, मैंने ये लिखा कि यार अगर ये तुमने एक बार रिसर्च डेवलपमेंट के पैसे भरे हैं तो जाहिर सी बात है इससे इन फ्यूचर तुम्हारे पास कुछ रिटर्न आना शुरू होगा। हाउ एवर द कंपनी हैज़ अ लॉस। अब मैंने काम की बात करी कि यार जो हमने कैलकुलेशन करी थी कि कंपनी के पास लॉस तो है, पहले हमने उसे बताया हाँ देना अच्छी बात है, शेयर होल्डर कॉन्फिडेंट रहता है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी रहती है, बोनस इशू दे दिया, लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ रही है उनको तो देना चाहिए। लेकिन अब हम लेकिन करके बात करते हैं। हाउ एवर द कंपनी हैज़ अ लॉस सो कैश में नॉट बी अवेलेबल
फॉर डिविडेंड्स, और कैश आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। कंटिन्यूड लॉसेस रिड्यूस रिजर्व्स एंड लिमिट ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे कंटिन्यू लॉसेस अगर होना शुरू हो जाए तो जो तुम्हारे रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। राइट नाउ अगर अभी हम देखें तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स में पैसा पड़ा हुआ है, अभी हमारे पास रिटेन अर्निंग्स में पैसा है। हाँ, अब मैं कहना चाहूं तो मैं बोलूं यार रिटेन अर्निंग्स में से तुम डायरेक्टली पैसा दे दो, लेकिन ये जवाब एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा। एग्जामिनर को पहले तुमने बताना है कि अगर कंटिन्यूड लॉसेस होंगे तो फिर ये रिजर्व्स भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे जो तुमने पहले पैसा अपने पास रिटेन करके रखा हुआ था। आगे सुनो, मैंने लिखा ओवरऑल इट वुड बी मोर प्रूडेंट नॉट टू पे अ डिविडेंड एट दिस स्टेज अनलेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो इंप्रूव। तो मैंने क्या बोला कि अभी फिलहाल ये इनको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, अभी इनको रोक लेना चाहिए डिविडेंड को और इंतजार करना चाहिए कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में और उसके बाद देना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर के ऊपर आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है हर साल डिविडेंड देना। लेकिन अगर तुम डिविडेंड नहीं देते तो उसकी जाहिर सी बात है नुकसानात हैं, शेयर बेच देगा मार्केट के अंदर, शेयर होल्डर तुम्हारे पास से चला जाएगा, नया शेयर होल्डर आएगा नहीं, तो फिर तुम फ्यूचर के अंदर अपने फाइनेंसेस को कैसे चलाओगे, तुम्हारे लिए कंपनी चलाना एक प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। सो ये हमारे पास पार्ट ई था जिसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली देखा, स्ट्रक्चर किया। अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे 5 मार्क्स, और अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर 4, 3, 2, 1 या 0 भी आ सकता है। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। ऑलराइट जी, तो ये जो हमारे पास अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अगेन दिस इज रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बोलता है द DW क्लब इज अ स्पोर्ट्स क्लब, इट्स मेंबर पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ $50, ईयरली सब्सक्रिप्शन $50 की है। ऑन 1 जनवरी 2022 इट इंट्रोड्यूस अ लाइफ मेंबरशिप स्कीम ऑन वन ऑफ फी ऑफ $400। अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई जनवरी में इन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप दी और उन्होंने बोला कि वन ऑफ फी आप दे दें, एक दफ़ा फीस दे दें, और जो आप एक दफ़ा फीस दे देंगे वो कितनी देंगे आप, $400 देंगे। अच्छा, अगर हम $400 को देखें तो यार ये $400 एक बंदे की $400 है, ठीक है। एक बंदा कितनी पे करा करेगा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, $400, और पर ईयर अगर कोई लेता है तो वो कितनी पे किया करेगा, $50। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि $50 में और $400 में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब आगे वो बोलता है कि भाई समराइज लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2022 एंड 2023 शोड द फॉलोइंग। आपको 2022 दिसंबर और 2023 दिसंबर के लेजर अकाउंट्स बना के दिखाए हुए हैं, यानी कि टी अकाउंट्स बना के दिखाए हुए हैं। तो पहला जो टी अकाउंट बना के दिखाया हुआ है वो दिखाया हुआ है एनुअल सब्सक्रिप्शन का, ये रहा आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट। अब अगर तुम टी अकाउंट को देखो तो पहले 2022 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 2022 के अंदर इन्होंने BD बैलेंस शो करा पहले से कि 200 का था, ठीक है। और उसके बाद फिर इनके पास सब्सक्रिप्शन से पैसा आया 19950 और इन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 19850 ट्रांसफर किया होगा उस साल की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब 2022 का बनाया होगा और इनके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया होगा 500 का। ये ओपनिंग बैलेंस आपको क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये इनकम का अकाउंट है तो ये बनता है आपा की बेसिस के ऊपर, तो ये ए है। ए का मतलब ये आपकी सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स थी, यानी कि ये वो सब्सक्रिप्शन थी जो आपने अपने मेंबर से लेनी थी। और फिर इधर आता पी और फिर ये आता ए, तो ये आपके पास क्लोजिंग अरियर्स है। तो क्लोजिंग अरियर का मतलब क्या है कि इस साल के आखिर में आपने कस्टमर से कितने पैसे लेने थे, $500 लेने थे, यानी कि $500 का अरियर्स सब्सक्रिप्शन था, रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन था। फिर आया 2023 के अंदर जाहिर सी बात है 2022 का जो अरियर्स था वो BD बैलेंस बन गया होगा। तो यहाँ पे तुम्हें ये अरियर्स नजर आ रहा है सबसे पहले तो कि यार इस साल के शुरू में अरियर्स कितना था, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग टी अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना आपकी जिंदगी में, क्योंकि अब आप A2 में आ गए तो टी अकाउंट आपका बड़ा पक्का होना चाहिए। सो ये आपके पास अरियर्स आ गया। फिर इस साल 2023 के अंदर आपके पास बैंक में सब्सक्रिप्शन का पैसा इतना आया, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतना ट्रांसफर किया, और साल के आखिर में जो आपके पास अरियर्स बचा वो कितने का अरियर्स बचा था, $100 का अरियर बचा था। यानी कि $100 ऐसी अमाउंट थी जो तुमने मेंबर से कलेक्ट करनी थी, रिसीव करनी थी, ठीक है जी। ये हो गया आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन का अकाउंट 2022 और 2023 का। अब आगे अगर हम बढ़े तो लाइफ टाइम मेंबरशिप का अकाउंट बना के दे रहा है। अब लाइफ टाइम मेंबरशिप का अकाउंट को अगर तुम देखो तो ये अगेन एक लेजर अकाउंट है और ये भी 2 सालों के अंदर टूट के बना हुआ है, ठीक है। ये 2 सालों का टी अकाउंट आ गया आपके पास, 2 टी अकाउंट्स। ये थोड़ा सा हमसे टी ऊपर हो गया है, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है जी। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास जो पैसे आए थे वो आए थे $400। आपको पता है $400 तो एक मेंबर ने देने होते थे, तो यानी कि 2022 में सिर्फ एक मेंबर ऐसा आया है इनके पास जिसने $400 पे करे हैं, और $400 में से इन्होंने, क्योंकि वो $40 ये ट्रांसफर कर दिए इन्होंने कहाँ पे जाके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, और $360 जो है वो इन्होंने कहाँ शो कर दिए, वो इन्होंने शो कर दिए क्या कहते हैं वहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे,
सीडी बैलेंस के अंदर यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर बाकी के 360 रुपए शो करती है। यानी कि अगर टेक्निकली सोचा जाए तो 2022 में कितने मेंबर्स थे जिन्होंने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली, तो उसका जवाब बनता है एक मेंबर था सर जिसने दिए, क्योंकि $400 का मतलब क्या है, एक मेंबर आया। फिर इसके बाद 2023 आया। 2023 में जो आपके पास बीडी बैलेंस था वो तो आपको नजर आ रहा है कि लायबिलिटी आपके पास थी 360 की, लेकिन फिर मेंबर्स कुछ लोगों ने पैसे जमा करवाए और 1600 रुपए जमा करवाए। अगर मैं 1600 रुपए को 400 से डिवाइड करूं तो मुझे पता लग जाएगा इस साल कितने मेंबर्स ने पैसे जमा करवाए, तो 1600 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू 4 मेंबर्स, यानी कि इस साल नए 4 मेंबर्स ने मजीद लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली। उसमें से आपने 200 क्या करा, ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाकी आपका बैलेंस आ गया सीडी 2023 का। ठीक है, इसका मतलब टोटल अब तक अगर देखा जाए तो 5 मेंबर्स हैं 2 सालों के अंदर जिन्होंने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली है। आई होप कि ये जो मैं लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट समझा रहा हूं, क्योंकि ये अकाउंट्स बहुत कम आते हैं सवालों के अंदर देखने में, तो जब आए तब मुझे मौका मिल जाता है कि मैं इसकी डिटेल में घुस जाऊं और एक एक बीडी सीडी और एक एक वैल्यू का मतलब समझा सकूं। अब आप आगे आ जाओ जरा, तो अगेन यहां से देख लो भाई, ये हम लोगों ने डिवाइड करा था, ठीक है, ये 400 था तो ये एक ही बंदा था, ठीक है, तो ये तो 400 डिवाइड बाय 400 कर लिया तो ये एक आंसर आ गया था, और इधर 1600 डिवाइड बाय 400 कर लिया तो ये आंसर 4 आ गया था। तो ये 1 और 4 ऐसे आया है मेरे पास, मेरी कैलकुलेशन में जो मैंने 1 और 4 लिखा है। ठीक है, आगे आ जाए जरा। अच्छा ओके, क्वेश्चन खत्म। अगेन अब जिस साल ये लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर जो भी होगा, ये जो सा भी साल था 2025 का, तो इसमें जब क्वेश्चन जब बच्चा देखता होगा बोलता होगा 2 टी अकाउंट बनाता है, सवाल खत्म कर देता है। इससे पिछले सवाल में भी ऐसे ही थे, इसके अंदर भी ऐसे ही है। अब आ जाए तो भाई इसकी सोर्स पढ़ते हैं। सोर्स क्या है, रीड सोर्स बी इन द इनसाइड। अब हमने सोर्स तो पढ़ ली सारी। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज इन मेंबरशिप एंड द इफेक्ट ऑन द क्लब्स फंड्स विद द रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द लेजर अकाउंट। तो जो भी उन लेजर अकाउंट के अंदर अभी हम लोग बातें करते हुए आया, वो बातें देखो मैंने किस तरीके से यहां पे लिखी, वो यही हमें सिग्निफिकेंस बताने को बोल रहा है। तो मैंने बोला द नंबर ऑफ मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन हैज डिक्रीज्ड। अब अगर तुम देखो तो मैंने ये बात कैसे लिखी है यहां पे, अगर तुम नोटिस करो तो यहां पे जो तुम्हारे पास मेंबर्स थे वो अल्लाह आपका भला करे, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास लोग पे कर रहे थे, कहाँ गया टी अकाउंट। ठीक है, ये देखो यहां पे हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर करा था 19850 और यहां पे हमने कितना ट्रांसफर करा है 19300। इसका मतलब एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल इनकम इस साल कम हुई है। और एनुअल इनकम कम होने का मतलब क्या है कि मेंबर्स क्या हुए होंगे, डिक्रीज हुए होंगे। तो इस चीज को एनालाइज करते हुए मैंने पहली वर्डिंग लिखी, एग्जामिनर को ये बताया, उसको मैंने दिखाया कि भाई देखो मेंबर्स डिक्रीज हुए हैं। और हमें ये कैसे पता लग रहा है मेंबर डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इस साल की रियल इनकम ट्रांसफर करते हैं जो कि कम हुई है, इंडिकेटिंग a fall in membership. However, cash receive has increased which suggests change in arrears or timing of payment. और वो ये कह रहा है कि भाई, अब मैंने साथ में ये लिखा, लेकिन however कैश के अंदर आपके पास यहाँ पे एक इंक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन ये ड्यू टू इंक्रीज इन मेंबर्स नहीं है, बल्कि ये डिलेड पेमेंट या पेमेंट के अंदर आगे पीछे होने की वजह से ये चेंज आ रहा है, खाली जो आपके अरियर्स वगैरह थे। आगे मैंने ये बात देखी, लाइफ मेंबरशिप has increased significantly, meaning more members are paying upfront rather than एनुअली। और ये बात हमें यहाँ पे नजर भी आई कि पहले साल हमारे पास सिर्फ एक मेंबर था जिसने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली, लेकिन दूसरे साल हमारे पास 4 लोगों ने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली, यानी कि हम 4 टाइम्स ऊपर चले गए। तो इसका मतलब मैंने बोला सिग्निफिकेंटली आपकी जो एनुअल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, सॉरी एनुअल लाइफ टाइम नहीं, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, वो बढ़ रही है। वाइल दिस इंप्रूव कैश फ्लो इन द शॉर्ट टर्म, और ये आपके शॉर्ट टर्म के अंदर कैश फ्लो को इंप्रूव करेगा। इट रिड्यूस एनुअल इनकम, लेकिन वो एनुअल इनकम को रिड्यूस करेगा इन फ्यूचर ईयर्स बिकॉज द इनकम इज स्प्रेड ओवर ईयर्स, क्योंकि वो इनकम ओवर द ईयर स्प्रेड कर दी जाती है। दिस शिफ्ट में रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अरियर्स, लेकिन इससे फायदा ये होगा कि अब तुम्हारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो इन अरियर्स बहुत कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सब लोग एक साथ ही पैसे दे चुके, तो अब कोई रिसीबल ही नहीं हुआ करेगा तुम्हारे पास ज्यादातर। इंप्रूविंग रिसीबल्स मैनेजमेंट, तो आपकी इससे रिसीबल मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी। हाउ एवर लॉन्ग टर्म इनकम स्टेबिलिटी मे बी अफेक्टेड एज फ्यूअर मेंबर्स पे एनुअल सब्सक्रिप्शन। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला कि लॉन्ग टर्म आपकी जो इनकम स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी, क्योंकि कम लोग हैं जो अब सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब देखो कितना खूबसूरती से हमने उन टी अकाउंट्स को यहां पे लाके एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मुझे ये क्लैरिटी थी कि इन टी अकाउंट्स का मतलब क्या है, और उन टी अकाउंट्स के मतलब को मैंने यहां पे लाके लिख दिया। तो उसने खाली आपसे आसान लफ्जों में ये मांगा था कि यार इन टी अकाउंट्स को जो इनकी सिग्निफिकेंस है, जो इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को यहां पे लाके लिख दो। और वो चेंजेस यहां पे लाके लिख दिया, और ये रेप्लिकेट किया जो मैं अभी बातें कर रहा था पीछे टी अकाउंट को खोल के, वही बातें मैंने यहां पे लाके लिख दी अपने अल्फाजों में, जाहिर सी बात है। और मैंने कोशिश करी कि पूरे 6 मार्क्स का मेरा काम कवर हो जाए, तो इसके अंदर मेरे पूरे 6 मार्क्स कवर हो रहे हैं, मैंने सारी बातें कर दी।
आगे आ जाए। अब आपको बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर देखो क्या है। सबसे पहले बोलता है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2024। अब देखो ये कौन सा साल है, दिसंबर 2024। और ऊपर जो तुम्हें टी अकाउंट्स बना के दिए हुए थे, ये कब तक के बना के दिए हुए, दिसंबर 2023 तक के। यानी कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन थी, अब इस साल का बैंक अकाउंट बना के दे रहा है। और इस बैंक अकाउंट के अंदर वो आपसे क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोलता है कि भाई तुम्हारा बीडी बैलेंस जो था बैंक का वो 1450 था, लेकिन क्रेडिट, यानी कि साल के शुरू में बैंक ओवरड्राफ्ट था। आगे आ जाए। आपने रेंट पे करा, आपने कोई टूर्नामेंट कराया था, उसकी प्राइजेस, उसके प्राइजेस और ट्रॉफीज़ का कुछ पैसा दिया, वेजेस आपने कुछ पे करी, कुछ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने पे करे। एनुअल सब्सक्रिप्शन आपके पास इस साल आई है कितनी, 19600 की। और आपके पास मेंबर्स की जो लाइफ मेंबरशिप फ़ी आई है वो 1200 आई है। अब मेरा सवाल यह है कि इस साल कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने तुम्हें लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पे करी होगी। सर बड़ा सिंपल सा काम आपने हमें बताया था कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो है वो एनुअली लोग जो मेंबर्स वो पे करते हैं आपको, वो 400 पे करते हैं, वन ऑफ पेमेंट जो करते हैं। तो ये $400 के हिसाब से कितने लोग आए होंगे, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 1200 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 3 मेंबर्स। यानी कि इस साल आपके पास न्यू मेंबर्स कितने एंटर हुए हैं, 3 मेंबर एंटर हुए हैं। अब अगर मैं बोलूं टेक्निकली आज की तारीख तक 2024 तक कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली है, तो आप बोलोगे सर पहले साल 1 ने ली थी, दूसरे साल 4 ने ली थी, तीसरे साल 3 ने ली है, तो टोटल 8 मेंबर्स ऐसे हो गए हैं आपके पास जिनकी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुकी है आपके पास। क्लीन रखना है दिमाग को। आगे आ जाए। फिर बोलता है कि भाई टूर्नामेंट एंट्री फीस, तो आपने जो टूर्नामेंट कराया था उसकी कोई एंट्री फीस वगैरह आई थी, और उसके बाद आपके पास जो बैलेंस सीडी है, यानी कि साल के आखिर में भी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है 1520 से, तो ये आपके पास एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया एग्जामिनर ने। नाउ वंस दिस रिसीट पेमेंट अकाउंट इज डन, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। बोलता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। बोलता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड, तो भाई जनवरी और दिसंबर 2024 का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रहा है। तो इन्वेंट्री ऑफ टूर्नामेंट प्राइजेस, तो ये टूर्नामेंट प्राइजेस की इनके पास कुछ इन्वेंट्री थी, ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है। अमाउंट्स ओइंग टू टूर्नामेंट प्राइजेस, तो आप जो टूर्नामेंट के लिए प्राइजेस और ट्रॉफीज खरीदते थे वो किसी सप्लायर से खरीदते थे, तो उसकी अमाउंट्स कुछ ओइंग है, तो ये बेसिकली एक तरीके से पीएलसी की तरफ आपको लेके जा रहा है। रेंट पेड एंड एडवांस, तो ये आपको एडवांस रेंट का क्लोजिंग गिवन है, और वेजेस का ओपनिंग और क्लोजिंग अरियर्स गिवन है। बोलता है नंबर 2, ऑन 31st of December 2024 5 members had not paid their annual subscription। बोल रहा है कि भाई एट दिसंबर 2024 5 मेंबर्स थे जिन्होंने आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं की है। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे आ जाए। आगे वो बोलता है 1/5 ऑफ द वेजेस एक्सपेंस इंक्लूड इन द होल्डिंग द टूर्नामेंट। वो बोल रहा है कि जो ऊपर टूर्नामेंट करवाया था ना, इस टूर्नामेंट के अंदर जो तुम्हारी वेजेस हैं इनका 1/5 यानी कि 1/5 जो है वो वेजेस का वो इस टूर्नामेंट की के ऊपर खर्चा आया है। हमने बोला ठीक है, आगे बताओ। अब आपको बोलता है प्रिपेयर। अब देखो प्रिपरेशन करने को क्या बोल रहा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपने क्या बनाना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपनी एक हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम होगा इनकम्स। ठीक है, अब इनकम्स अगर हम लोग लिखना शुरू करें तो भाई सबसे पहले हम लोग यहां से निकाल लेते हैं कि भाई हमारी जो सब्सक्रिप्शन है एनुअल, उसको कैलकुलेट कर लो। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट होंगी, इधर आओ, सॉरी इधर नहीं आओ, इधर ही रहो और इधर चले जाओ। ठीक है, अब एनुअल सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर आपको याद हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो होता है मेरा बेटा, ये बात याद रखना कि ये इनकम का अकाउंट है। तो APPA के निमोनिक को मैंने बोला था कि पेपर में टाइम सेव कर लेना। ए का मतलब अरियर्स यानी रिसीवेबल, पी का मतलब प्रीपेड यानी कि एडवांस, पी का मतलब प्रीपेड और ए का मतलब अरियर्स। जो बैंक में पैसा आया वो इधर पैसा आया होगा आपके पास। अब अगर तुम नोटिस करो तो लास्ट 2023 का, अब ये तो हम 2024 का अकाउंट बना रहे हैं ना, 2024 का, तो 2023 का क्लोजिंग अरियर्स कितना था सर? 2023 का जो क्लोजिंग अरियर्स था वो 100 था। तो यही आपके पास क्या बन जाएगा, ओपनिंग अरियर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपनिंग अरियर्स बन जाएगा। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अगली चीज अगर आप यहां पे आगे देखें तो सवाल के अंदर गिवन है कि यार आपके पास इस साल जो एनुअल सब्सक्रिप्शंस आई हैं वो कितनी आई हैं, 19,600 की आई हैं। तो ये 19,600 की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस लाके रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके हम रिकॉर्ड करते हैं 19,600। तो ये 19,600 की आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गई। और उसने एक और बात ये बोली थी कि 5 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं करी है। और एनुअल सब्सक्रिप्शन देने वाले जो लोग थे वो एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने की देते थे सर? एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 की होती थी, 5 लोगों ने नहीं दी। तो 50 × 5 करो कितना होता है, तो 250 बनता ही है। 50 × 5
इज इक्वल टू 250, यानी कि $250 की तुम्हारी सब्सक्रिप्शन एट द ईयर एंड अरियर्स है। क्या है? अरियर्स है, यानी कि 250 का तुम्हारा क्या है? अरियर्स है। 50 के हिसाब से 5 मेंबर्स ने अभी तक पैसा नहीं दिया हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे मेरा बच्चा, कैसे निकलेगी? 19,600 प्लस 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 19,750 विच विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये 19,750 हम लोग यहां पे लाके रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहली चीज तो इधर ही रिकॉर्ड होगी, यहां पे आते हैं और यहां पे लिखते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन, और ये इसकी वर्किंग हम लोगों ने पीछे कर ली। इसको नाम दे दें आप जाके पीछे कि भाई ये मैंने वर्किंग 1 करी है। आपके पास तो नीचे जगह है वर्किंग करने की, लेकिन क्योंकि मुझे वैल्यूज यहां से दिखानी होती है तो मैंने इधर ही बना दिया। तो ये आ रही है 19,750। फिर उसके बाद हम लोग यहां पे लिखेंगे जो हमारी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन थी वो कितनी रिकॉर्ड होगी। तो अगर तुम टेक्निकली देखो तो जो हमें लाइफ टाइम मेंबर्स पैसे दिया करते थे, अब जरा सोचना, जो लाइफ टाइम मेंबर्स हमें पैसे दिया करते थे उनके टोटल पैसे में से हर साल इनकम कितनी बना करती थी? देखो इधर एक साल में हमें इस मेंबर ने कितने पैसे दिए? 400। इस 400 में से हमने इनकम कितना बनाया? 40, यानी कि हर एक मेंबर जो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पे करता था उसे हम मान के चलते थे कि इसकी पर मंथ जो हम वो पर ईयर जो हमारी इनकम होगी वो $40 होगी। अब अगर तुम इधर देखो तो यहां पे तुम्हारे पास टोटल कितने बन रहे हैं? ये 1600 बन रहे हैं, तो 40 वही सेम वैल्यू ही बन रही है। तो इसका मतलब $40 की एनुअल अमाउंट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हो तुम, किसकी? लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन की। और जो एनुअल सब्सक्रिप्शन लोग पे करते हैं उनका $50 पैसा है, और जो लाइफ टाइम पे करते हैं उनका $40 पैसा है जो तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है। तो यहां पे जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर यहां पे हम लिखेंगे लाइफ टाइम मेंबर्स। अब हमारे पास टोटल ऐसे कितने मेंबर्स हो गए थे जो लाइफ टाइम थे? सर पहले साल 1 था, दूसरे साल 4 थे, तीसरे साल 3 थे, तो टोटल साल आपके पास 8 मेंबर्स हो गए हैं जिनसे आप $40 की इनकम जनरेट करेंगे। तो 8 × 40 बन जाता है 320। तो ये 320 ही खाली आपकी इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी सारा आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रहेगा। लेकिन इनकम्स में एक और चीज भी हमें नजर आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने टूर्नामेंट भी कराया था। तो टूर्नामेंट जब हम लोगों ने कराया तो उसकी हम लोग इनकम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टूर्नामेंट जब हमने कराया तो उसकी टूर्नामेंट जो हमें फी कलेक्ट हुई, जो फी आई वो आई 7,100। अब इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री देखें तो हमें ओपनिंग इन्वेंट्री पहले से सवाल में गिवन है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 50, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 50। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मुझे गिवन है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मुझे गिवन है वो है 490। परचेजेस मेरे पास नहीं है, तो मैं परचेजेस यहां पे रिकॉर्ड करूंगा। तो परचेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सप्लायर का ओपनिंग बीडी और सीडी दोनों है, तो PLCA बनेगा। बीडी बैलेंस अगर तुम देखो तो वो कितना है? 800। सीडी बैलेंस देखो तो वो कितना है? 625। और अगर तुम ये देखो तो टूर्नामेंट की तुमने प्राइजेस कितने पैसे पे करे हैं? सर 5460 पे करे हैं। तो यहां पे तुमने जो पेमेंट करी वो 5460 की पेमेंट करी। तो इसको जरा टोटल करो, 5460 प्लस 625 माइनस 800 इज इक्वल टू 5285। तो यानी कि मेरी जो परचेजेज हैं वो 5285 की आ जाएंगी। यानी कि मैं यहाँ पे लाके अपनी परचेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ 5285 की, और यहाँ से मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले कैलकुलेट कर जाता हूँ। तो 5285 प्लस 50 माइनस 490 इज इक्वल टू 4845। यहां से मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, -7100। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है 2255। ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। लेकिन जाहिर सी बात है, सवाल में उसने बोला हुआ था 1/5 ऑफ द वेजेस इनकर्ड इन द होल्डिंग द टूर्नामेंट। तो बोलता है जो वेजेस है उसका 1/5 भी तुम्हारा इस टूर्नामेंट के खर्चे के अंदर जाएगा। तो यहां से हमें एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी, वेजेस। अब वेजेस को माइनस करने के लिए कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, ये वैल्यू उठाएंगे और इसको 1/5 निकाल के और यहां पे लाके नीचे रिकॉर्ड कर लेंगे। जबकि अगर तुम देखो तो वेजेस का ओपनिंग और क्लोजिंग तुम्हें गिवन है। तो जब ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन होगा तो पहले वेजेस को एडजस्ट करोगे, वेजेस की एडजस्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे हम एक बनाते हैं वर्किंग में वेजेस का अकाउंट। क्या बनाते हैं? वेजेस का अकाउंट। और इसके अंदर क्योंकि ये एक्सपेंस का अकाउंट है तो ये निमोनिक यूज करेगा पाप, और पाप के लिए हम यहां पे लिखेंगे PAAP। और अगर तुम देखो तो ओपनिंग अरियर्स है 100 का, क्लोजिंग अरियर्स है 200
70 का, 90 लिख रहा हूं मैं, 270 का। और जो तुमने बैंक से पेमेंट करी, क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट है तो बैंक डेबिट साइड पे आ जाएगा, बैंक से तुमने पे करी है 4620, तो यहाँ पे लिखोगे 4620। तो पहले तो तुम्हें टोटल वैल्यू पता लगेगी तुम्हारी वेजेस की कि जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। तो आ जाए निकाल लेते हैं, 4620 प्लस 270 माइनस 100 इज इक्वल टू 4790। अब ये तो टोटल है 4790, यहां कितना रिकॉर्ड करोगे, 4790 का डिवाइडेड बाय 5, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लो तो ये आंसर आ रहा है 958। ये इसमें से माइनस होगा तो फिर हमारे पास प्रॉफिट आएगा। तो आ जाए निकाल लेते हैं, 2255 माइनस 958 इज इक्वल टू 1297। तो इसका मतलब 1297 का हमारा प्रॉफिट जाएगा कहां पे, टूर्नामेंट का, जो हम अपनी इनकम्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे हम आते हैं और यहां पे आगे हम लिख लेते हैं प्रॉफिट फ्रॉम टूर्नामेंट। जिसकी हम लोगों ने वर्किंग 2 कर ली है, पूरे पेज पे मैंने वर्किंग करी थी, आंसर आया था 1297। इसके अलावा अगर तुम बैंक अकाउंट में देखो तो बैंक अकाउंट के अंदर ऊपर इधर ही बना हुआ है बैंक अकाउंट, अगर तुम बैंक अकाउंट में देखो तो एनुअल सब्सक्रिप्शन, लाइफ सब्सक्रिप्शन और टूर्नामेंट के पैसे, तो ये तीन ही टाइप की इनकम थी। तीनों टाइप की इनकम को एडजस्ट करा, कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करके यहाँ पे लाके हमने मेंशन कर दिया। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे सवाल के अंदर और यहाँ से हम अपनी टूर्नामेंट की स्पेलिंग सही तो लिखी है, अच्छा जी, आ जाए 1297 प्लस 320 प्लस 19750 इज इक्वल टू 21, यहाँ पे लिख लीजिएगा 21367। ये मेरे पास इनकम्स आ गई। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, एक्सपेंसेस को लेस करूंगा। अब जो मेरे पास एक्सपेंसेस हैं वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, अगर हम यहाँ पे एक्सपेंसेस को देखना शुरू करें तो सबसे पहला जो हमारा एक्सपेंस था वो बैंक अकाउंट से ही देखते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में पहला तो रेंट था। अच्छा अब देखो क्या रेंट से रिलेटेड ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, हाँ सर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो रेंट का टी अकाउंट बनाओगे पहले, रेंट का भी क्या बन जाएगा, टी अकाउंट, बिल्कुल सिंगल एंट्री की तरह लेके चल रहे हो इसको तुम, तो रेंट बन जाएगा। पाप PAAP, और ये दोनों क्या है, ये एडवांस है यानी कि P है, तो ये आपके पास आ गया 0 और यहाँ पे आ गया P आपके पास 1000। फिर उसके बाद अगर आप टेक्निकली आगे बढ़ें तो आपने बैंक से रेंट कितना पे किया था, सर हमने बैंक से रेंट पे किया है 13000, तो यहाँ पे आपके पास बैंक की वैल्यू आ जाएगी 13000, तो यहाँ पे आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ जाएगी 12000, यानी कि 12000 आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रेंट, जिसकी हम वर्किंग पीछे कर चुके हैं, इसको वर्किंग 3 का नाम दे दें आप, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आया था 12000, तो वी विल मेंशन 12000 ओवर हियर। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो अगला आपका कौन सा खर्चा है, अगला आपका खर्चा, बार बार मैं इंसर्ट खोले जा रहा हूँ जबकि सारी इन्फॉर्मेशन इधर ही है। टूर्नामेंट प्राइजेस के बारे में सब हो चुका, वेजेस है अगली चीज़ आपके पास, और जो वेजेस है आपके पास वो है 4620 की, लेकिन वेजेस हम टोटल निकाल चुके थे 4790 की। अब 4790 में से टूर्नामेंट की वेजेस बन गई थी 958, तो अब बची कितनी ये निकाल लेते हैं, 4790 माइनस 958 इज इक्वल टू 3832, तो ये 3832 यहाँ पे चला जाएगा वेजेस के नाम पे, तो यहाँ पे हम वेजेस लिखेंगे जिसके हम वर्किंग 4 का नाम दे देंगे और इसका आंसर कितना आया है 3832। फिर उसके बाद आप आगे आ जाओ तो अगला कौन सा एक्सपेंस है, अगला एक्सपेंस जो है आपके पास वो है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट का देख लो, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ तो अब इसको स्ट्रेट अवे वहीं पे लिख देंगे, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग होता तो टी अकाउंट बनता, नहीं है तो डायरेक्टली लिख देंगे 4980, तो यहां पे आ जाएंगे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कितना था 4980 था, लेट मी रिकन्फर्म 4890। ये अक्सर मुझसे गलती होती है, एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहते हैं इसको, दोबारा देख लेते हैं 4890। अच्छा इसके बाद फिर आप देखो डेप्रिसिएशन वगैरह और कोई नॉन कैश एक्सपेंस, तो यहाँ पे तो इनके पास कोई नॉन करंट एसेट नज़र नहीं आ रहा मुझे, इनके पास कोई नॉन करंट एसेट नहीं था, तो इसका मतलब बस यही इनके एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो आ जाए इसका टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन नहीं है, तो 12000 प्लस 3832 प्लस 4890 इज इक्वल टू 20722, इसको आप बढ़ा दें तो अब आपके पास आंसर आ जाएगा, इसमें से आप माइनस कर दें 21367 इज इक्वल टू 645, ये मेरे पास तो आंसर आ रहा है, तो 645 आपके पास पॉजिटिव आंसर बनेगा कैलकुलेटर पे, तो इस कैलकुलेटर के पॉजिटिव आंसर को मैं नाम दे दूंगा सरप्लस।
तो इसको एक दफ़ा देख लें सब लोग कि भाई ये इस तरीके से ही होना था ये क्वेश्चन, इसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली कर लिया। और अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि पार्ट है, मुझे नहीं पता कौन सा पार्ट है, पार्ट सी है। तो आ जाएं जी, पार्ट सी की तरफ चलते हैं और पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आपने निकालना क्या है, बोलता है बोलता है टोटल एसेट्स ऑफ द क्लब एट दिसंबर 2024 अमाउंटिंग टू, ठीक है, तो आपको टोटल एसेट्स तो निकाल के दे दिए हैं। अब आपको बोलता है नीचे के मुझे अक्यूमुलेटेड फंड निकाल के दो। अक्यूमुलेटेड फंड कैसे निकलता है, टोटल एसेट्स में से जब तुम माइनस कर देते हो टोटल लायबिलिटीज को, तो तुम्हारा अक्यूमुलेट फंड आ जाता है। तो टोटल एसेट्स तो तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले तो जो हमारे टोटल एसेट्स हैं वो हैं 18620। अब इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज को माइनस करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब लायबिलिटीज अगर आप लोग यहाँ से देखना शुरू करें तो भाई आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम इधर आ जाएं तो आपके पास अल्लाह आपका भला करे, अच्छा कौन सी डेट का निकालना है, ओपनिंग या क्लोजिंग, ठीक है जी। तो क्लोजिंग लायबिलिटीज़ देख लेते हैं। क्लोजिंग लायबिलिटीज़ में आपके पास एक तो ये है अमाउंट ओइंग टू सप्लायर 625, एक आपके पास वेजेस एंड अरियर्स हैं, ये कितने का है 270, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो इसको लिख लेते हैं 625, ये हमारे पास थे ट्रेड पेबल, 625, ठीक है, और दूसरा कितना था 270, ठीक है, इसको नाम दे दो तुम अदर पेबल 270। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं तो इस सवाल के अंदर अगर हम लोग यहाँ से जाएं ऊपर तो यहाँ से रिवर्स जा रहे हो, तो अब और कोई यहाँ पे तो तुम्हारे पास लायबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो बैंक था वो ओवरड्राफ्ट हुआ था साल के आखिर में 1520 का, तो ये 1520 का बैंक ओवरड्राफ्ट है। इसको रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 1520, अगर ये मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास और क्या लायबिलिटी थी, इसके अलावा अब जो लायबिलिटी मुझे नज़र आ रही है वो ये सारी हो गई। अब बस सिर्फ वो लायबिलिटी रह गई है जो एडवांस में हमारे पास मेंबर्स का पैसा आया हुआ है, सिर्फ उसके बारे में, यानी कि वो लायबिलिटी हमारे पास रह गई है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। देख लेते हैं एक नज़र, हाँ नहीं है और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे तुम आ जाओ। अब अगर तुम यहाँ पे आके गौर से देखो तो ये जो तुम्हारे पास अकाउंट बना हुआ है, ये तुम्हारे पास अकाउंट बना हुआ है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का। अब यहाँ पे ना तुम लोगों ने क्या करना है, इसकी क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल लेनी है। क्लोजिंग लायबिलिटी कैसे निकालोगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यार मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में, मैं खाली लाइफ मेंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तुम्हारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 1970 का, ये क्लोजिंग बैलेंस 2023 का 2024 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, यानी कि बैलेंस बीडी बन जाएगा कितने का 1760 का। अब सवाल यह है कि इस साल मेंबर्स ने कितने पैसे तुम्हें दिए थे, तो अगर हम यहाँ पे आगे देखें बैंक अकाउंट में तो लाइफ मेंबर्स ने हमें $1200 दिए थे। कितने दिए थे, $1200। तो यानी कि हमारे बैंक में इस साल कितना आ गया था, $1200 आ गया था। और इसमें से हमने इनकम स्टेटमेंट में इस साल कितना ट्रांसफर किया था, अभी हम लोग यहाँ पे देख के आ चुके हैं 320 का। तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट 320, और यहां से हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा इस साल का, यानी कि 2024 का। ये ऊपर 2022-23 था, ये 24 का मैंने बना लिया। तो 1760 प्लस 1200 माइनस 320 इज इक्वल टू 2640। तो ये 2640 की मेरे पास क्लोजिंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो अब मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा हूं, तो जाहिर सी बात है मुझे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यहां से माइनस करनी पड़ेगी। तो यहां मैं लिखूंगा लाइफ मेंबरशिप या लाइफ मेंबर फी, ठीक है, जिसकी हमने पीछे वर्किंग करी, टी अकाउंट बनाया, वर्किंग 5 नाम दे दो इसको, या व्हाट्सोएवर जो भी वर्किंग थी आपकी, वर्किंग 5 आपने नाम दे दिया, और ये आ रहा है 2640, यहाँ पे आ जाएगा 2640, और ये सारी लायबिलिटीज़ हो गई। और अब हम क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। बहुत ही ईजी पूछ लिया है तो इसने, 18620 माइनस 625 माइनस 270 माइनस 1520 माइनस 2640 इज इक्वल टू 13565। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 13565, और ये मेरे पास आ गया अक्यूमुलेटेड फंड एट 31 दिसंबर 2024। ये मैंने कैलकुलेट करके रख दिया। वंस मैंने ये चीज कैलकुलेट कर ली और मेरे पास इसके आंसर आ गए, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज पार्ट डी। अब पार्ट डी को पहले ना जरा गौर से सुनिएगा। अब क्या है,
ठीक है, हमें ये पता है कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का अक्यूमुलेट फंड कितना है। ओपनिंग से अगर तुम क्लोजिंग देखो, सॉरी ये ओपनिंग तो नहीं था, तो ओपनिंग हमें दिया हुआ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तो कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन अगर हम प्रॉफिट देखें तो बहुत माइनर सा प्रॉफिट हुआ है, $645 का खाली प्रॉफिट हुआ है। बैंक अकाउंट इनका जो है अगर आप एनालाइज करो तो वो ओवरड्राफ्ट में गया हुआ था। ठीक है, अब नीचे सवाल पढ़ते हैं, सवाल में हमसे क्या मांग रहा है अब ज़रा देखते हैं। मैंने एनालाइज कर लिया सवाल पहले सॉल्व करके, अब पढ़ रहा हूँ कि क्या मांग रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, the managing committee has received a suggestion that the club start to operate a shop selling sport clothing and footwear to members। उन्होंने बोला कि भाई इनकी जो मैनेजिंग कमेटी है वो ये कहती है कि यार ज़रा दुकान लगाओ और वहाँ पे ये ज़रा स्पोर्ट्स के जो कपड़े वपड़े होते हैं, जूते शूते, गेंद बदला जो भी होता है वो सब आप वहाँ पे बेचें। ठीक है, मान ली बात। अब वो बोलता है फुटवेयर भी बेचें, मतलब कि वो जो भी होता होगा यार, क्या पहनते हैं, मोजे वोजे पहनते होंगे ना खेलते हुए। अच्छा जी, बोलता है भाई एडवाइज द कमिटी मेंबर्स वेदर और नॉट द क्लब शुड अडॉप्ट दिस सजेशन, जस्टिफाई और आंसर। वो बोल रहा है कि क्या कमेटी को ये बात इनकी अडॉप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप इसके ऊपर जवाब देंगे। अब जवाब पूरा आपके दिमाग के अंदर अभी स्ट्रक्चर हो चुका होगा सवाल सॉल्व करते हुए। मैंने क्या लिखा, ओपनिंग अ शॉप कुड इंक्रीज द क्लब सरप्लस एंड इंप्रूव मेंबर सेटिस्फेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि क्लब खोलेंगे तो वो शॉप खोलेंगे तो उससे क्लब का सरप्लस बढ़ेगा और मेंबर्स की सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी। इट में ऑल्सो राइज द क्लब प्रॉफिट एंड अट्रैक्ट न्यू मेंबर्स, और इससे आपके क्लब का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। वो प्रॉफिट बोल रहा हूँ, आपके क्लब की प्रोफाइल बढ़ेगी, प्रॉफिट गलत लफ्ज है, प्रोफाइल बढ़ेगी, और क्या कहते हैं, नए मेंबर्स भी अट्रैक्ट होंगे। इसी तरीके से हाउ एवर स्टार्टअप कॉस्ट मे बी हाई, स्टार्ट करने की कॉस्ट एक हाई हो सकती है, एंड द क्लब ऑलरेडी हैज एन ओवरड्राफ्ट, लेकिन क्लब के पास अभी ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, विच मे लिमिट अवेलेबल फंड्स रनिंग द शॉप, मे रिक्वायर स्टाफ और वॉलंटियर इंक्रीजिंग द कॉस्ट। और जाहिर सी बात है शॉप को रन करने के लिए आपको जरूरत होगी किसकी, स्टाफ की, वॉलंटियर की, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो कॉस्ट है वो और इंक्रीज हो जाएगी, जबकि आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड फंड्स हैं। आगे आ जाओ। There is also a risk that the shop may not exist and sufficient fund आर अवेलेबल। भाई और ये भी लिखा हम लोगों ने कि भाई ये भी एक रिस्क है कि जो शॉप है वो ना चले और आपके पास कोई सफिशिएंट बैलेंस ना हो उसको चलाने के लिए। तो अब मैंने आखिर में लिखा, ओवरऑल द क्लब शुड प्रोसीड कॉशियसली एंड ओनली adopt the suggestion if it is confident that demand exists and sufficient funds are available। अगर वो ये देखते हैं कि डिमांड वाकई में एग्जिस्ट करती है क्लोथिंग शॉप की और फुटवेयर की और उनको फंड्स इजाज़त देते हैं, सिर्फ तभी उनको इस ऑप्शन पे जाना चाहिए, वरना इस ऑप्शन पे नहीं जाना चाहिए। ये इनका एक आंसर था जो हम लोगों ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर करा। वही सारी बातें जो ऊपर हुई वो हम लोगों ने यहाँ पे लाके कर दी कि शॉप खोलने के फ़ायदे और शॉप खोलने के नुकसानात बता दिए हमने। अच्छा जी, और इसी के साथ साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड हो गया। अच्छा जी, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये बेसिकली IAS 7 का क्वेश्चन है। ये सवाल हम ज़रा पढ़ते हैं पहले। सवाल में क्या बोलता है, बोलता है कि भाई PLC prepared statement of cash flow in accordance with IAS 7 each year. It provides the following information, और कुछ खास इंफॉर्मेशन दे रहा है। नंबर 1, 31 अगस्त 2025 एंड 31 अगस्त 2024, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स है और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है, यानी कि रिटेन अर्निंग्स के अंदर हमें एक फॉल भी नजर आ रहा है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व के अंदर आपको इंक्रीज नजर आ रहा है, यानी कि इस साल आपने जनरल रिजर्व में 30,000 डाले होंगे। और आपके पास फिर डिबेंचर इंटरेस्ट ओइंग आ रहा है, यानी कि आपका जो डिबेंचर इंटरेस्ट था वो ओइंग 3,000 था और अब क्लोजिंग 6,000 हो गया है। द डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड द इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज 2,000। नो डिविडेंड्स वर पेड, और बोलता है कोई डिविडेंड्स नहीं पे किए गए हैं। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट के बारे में अगर तुम यहाँ पे देखो, क्योंकि कैश फ्लो का सवाल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिबेंचर इंटरेस्ट आपने पे कितना किया। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो यहाँ पे हम अगर एक डिबेंचर इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएं तो हमने कितना पे किया। BD बैलेंस था हमारा 3,000, CD बैलेंस था हमारा 6,000, और हमने पे किया है, पेमेंट हमने की है 12,000 रुपये की। तो इनकम स्टेटमेंट में कितना ट्रांसफर हुआ होगा ज़रा निकाल लेते हैं। 12,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड माइनस 3,000, ठीक है जी। तो 15,000 इसका मतलब हमारा इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने इसको पे किया होगा। टेक्निकली तो यही होना चाहिए, पता नहीं। BD 2,000 है, ड्यूरिंग द ईयर 12,000 है, ठीक है।
ऐसा ही है, 15,000 पे करा होगा कंफर्म, जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुआ होगा। पे तो 12,000 किया होगा, ऐसे ही होना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब सवाल के अंदर सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है एग्जामिनर की, रिक्वायरमेंट में रही एक्सप्लेन व्हाई स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजुअली स्टार्ट विद प्रॉफिट। बोल रहा है कि प्रॉफिट से क्यों स्टार्ट करते हो आप इसको सेल से क्यों नहीं स्टार्ट करते। अच्छा, देयर आर टू वेज टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है। आप उसको सेल से भी स्टार्ट कर सकते हो, फिर सेल्स लोगे कैश वाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स लोगे कैश वाली, एक्सपेंसेस लोगे कैश वाले, इनकम लोगे कैश वाली, तो कैश वाला प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे भी बन सकती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, बट यूजुअली ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि प्रॉफिट से स्टार्ट करके जो भी नॉन कैश एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करते 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 रिवर्स चले जाते हैं। तो टेक्निकली इसको बोला जाता है एक जो कि डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो जो प्रॉफिट से स्टार्ट होता है इसको इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है, जो अंडर IAS 7, अच्छा अंडर IAS 7 दोनों ही एक्सेप्टेबल है। कुछ कंट्रीज के अंदर वो वाली भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है जो सेल्स से स्टार्ट करते हैं, सेल्स लेंगे कैश वाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेंगे कैश वाली, एक्सपेंसेस लेंगे कैश वाले, इनकम लेंगे कैश वाले और प्रॉफिट निकाल लेंगे कैश वाला। तो वो कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आपको पता लग जाएगा। अच्छा भाई, अब यहां पे हमने जवाब क्या दिया, मैंने बोला था स्टेटमेंट स्टार्ट विद प्रॉफिट बिकॉज इट रिकंसाइल्स प्रॉफिट विद कैश फ्लोज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड एक्चुअल कैश मूवमेंट। तो हम लोगों ने क्या बोला, क्योंकि हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं बेसिकली, और हम सारी एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं और हम ये दिखा रहे होते हैं कि भाई आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट था और जो कैश प्रॉफिट है उसमें क्या डिफरेंस है, आपको यहां से नजर आएगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट भी नजर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर कैश प्रॉफिट भी नजर आ रहा होता है, जिस तरीके से हम इनडायरेक्ट मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हैं। इसलिए 90% ऑफ द कंट्रीज फॉलो द इनडायरेक्ट मेथड, जो हम लोग IAS 7 के अंदर कर भी रहे होते हैं। आगे आज बोलता है इस पार्ट के अंदर कैलकुलेट द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2025। तो भाई दिसंबर 2025 का आप लोगों ने क्या निकालना है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए द प्रॉफिट विच इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आ जाए, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स। ऐसे भी कर सकते हो, टी अकाउंट बना के भी कैलकुलेट कर सकते थे, जो समझ आता है कर लो। अच्छा जी, 92,000 का ओपनिंग है, बोल रहा है कि कोई डिविडेंड्स नहीं दिए थे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करा था आप लोगों ने, कितना ट्रांसफर करा था, 50,000 से 80,000 हो गया, तो यानी कि 30,000 रुपये रिटेन अर्निंग से निकला होगा और जर्नल रिजर्व में गया होगा, तो 30,000 रुपये ये चला गया, ठीक है। और आपके पास प्रॉफिट जो है वो आपको नहीं पता, तो प्रॉफिट यहां पे हम लिख लेते हैं, या लॉस जो भी आएगा प्रॉफिट स्लैश लॉस जो भी हमारे पास यहां पे आएगा वो तो अभी हमें नहीं पता, वो एक्स है। और जो हमारा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स है, क्लोजिंग वो हमें गिवन है कितना, 64,000 का। तो पहले तो हम लोग निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर कितना हुआ। तो भाई कर लो 64,000 प्लस 30,000 माइनस 92,000, तो ये आ रहा है हमारे पास 2,000 का। हमारे पास ये आंसर 2,000 इतना छोटी वैल्यू क्यों बन रही है, 64,000 प्लस 30,000 माइनस 2,000 ही आ रहा है मेरे पास, तो भाई ठीक है, तो 2,000 है। इसका अलावा हमारा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर था वो कितना था, 2,000 था। फिर इसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं और अगली चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, अब हमें उसको निकालना है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे निकलेगा, ये हमारे पास आ गया कौन सा प्रॉफिट, द प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि पैट आ गया हमारे पास, पैट आ गया 2,000 का। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है फाइनेंस कॉस्ट को, और जो भी हमारा क्या कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट था वो था 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो दोनों इंटरेस्ट थे। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट में गया था 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 2,000 रुपये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। दोनों इंटरेस्ट ऐड कर लो, वो 2,000 का है, तो तुम्हें पता लग जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो 2,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 19,000 आ रहा है आंसर मेरा, 19,000। और ये 19,000 जो आ रहा है इसको मैं क्या बोलूँगा, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर, तो ये हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा और हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया पार्ट बी को। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बोलता है एडिशनल इंफॉर्मेशन।
गौर से सुनिएगा। द डायरेक्टर्स आर नाउ कंसिडरिंग टेकिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट एक्शंस टू टेक इफेक्ट इन द ईयर एंडेड अगस्त 2026। तो अब ये कुछ एक्शंस लेने जा रहे हैं। नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ईच एक्शन वुड हैव ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। बोल रहा है ये जो भी एक्शंस लेंगे उसका तुम्हारी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट होगा। एज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन इंडिकेट द सेक्शन और सेक्शंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विच वुड बी अफेक्टेड। और बोल रहा है कि इस एक्शन से तुम्हारी कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा वो भी बताओ, और किस सेक्शन पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के इफेक्ट होगा वो भी बताओ। तो सेक्शंस कौन कौन से बनते हैं आपके पास? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 3 हेड्स बनते हैं। इफ an action does not affect the statement of cash flow, explain why it does not affect। और बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा एक्शन है जो तुम्हारी कैश फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा तो ये भी बताओ कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट क्यों नहीं कर रहा होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अफेक्ट से वो चीज नहीं करेगी जिसमें कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ना हो रहा हो किसी एक्शन के अंदर, बस, और कोई खास रीजन नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहला एक्शन वो बता रहा है इंक्रीजिंग सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम बीइंग अनअफेक्टेड। बोल रहा है सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। अच्छा, अब जब तुम सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस बढ़ाने से मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी सेल्स बढ़ जाएंगी? हाँ सर, हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो तो सेम है ना। अब पहले मैं 1000 यूनिट्स बेच रहा था 100 रुपए के, लेकिन अब मैं 1000 यूनिट्स बेचूंगा 110 रुपए के, तो इसका मतलब मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी ना, इंक्रीज हो जाएंगी ना। पहली बात तो इंक्रीज होने का मतलब सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये आपके कैश के ऊपर भी इंपैक्ट देगा। तो अब मैंने क्या लिखा, दिस वुड इंक्रीज द नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि फिर आपका जो नेट कैश होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो भी बढ़ जाएगा। एज हायर सेलिंग प्राइस इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, क्योंकि जब तुम हाई सेलिंग प्राइस के ऊपर जाओगे तो तुम्हारे हाई सेलिंग प्राइस होने से हाई सेल्स होंगी, और हाई सेल्स होने से हाई प्रॉफिट होंगे, और हाई प्रॉफिट होने से जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो भी तुम्हारे पास बढ़ जाएगा। एंड देयरफॉर इंक्रीज द कैश इनफ्लो, और इससे तुम्हारा कैश इनफ्लो भी बढ़ जाएगा। अब तुम देखो, उसने ना यहाँ पे तुमसे IAS 7 की कितनी डेप्थ डिटेल्स मांगना शुरू कर दी कि अगर हम खाली सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं और यूनिट्स उतने ही रखें तो फिर बताओ उसका हमारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे क्या इफेक्ट होगा और किस सेक्शन पे इफेक्ट होगा। तो हमने क्या बताया कि हम लोगों ने पहले उसको बताया कि इंक्रीज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हमें यह बताया कि भाई इससे कैश बढ़ जाएगा। दूसरी बात हमने ये भी बताई कि कौन से सेक्शन के अंदर आएगा, और यहां पे हम लोगों ने इसकी पूरी जो बात थी वो कर दी। अब वो बोलता है मेकिंग बोनस इशू। अब याद करो, बोनस इशू तो एक फ्री इशू होता है। फ्री इशू के अंदर तो कोई पैसा आता नहीं है, तो बोनस इशू करने से तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर क्या फर्क पड़ रहा होगा। तो भाई अब जरा देखो, मैंने जवाब क्या दिया। मैंने बोला दिस वुड नॉट अफेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ कैश एंड इज फंडेड फ्रॉम रिजर्व्स। और हमने बोला कि रिजर्व से फंड किया जाता है, इसके अंदर कोई मूवमेंट ऑफ क्या कहते हैं कैश नहीं होती, तो देयरफॉर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला एक्शन था पेइंग अ डिविडेंड। अब जब आप डिविडेंड देते हो तो आप याद करो, जब तुम डिविडेंड दोगे तो तुम्हारे पास कैश का आउटफ्लो होगा, और जब डिविडेंड दिया जाता है तो ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कम करेगा, तो डिविडेंड देने में कैश का आउटफ्लो होगा। तो दिस वुड डिक्रीज, क्या लिखा मैंने, दिस वुड डिक्रीज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये भी बताया कैश डिक्रीज होगा, और कहां से होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, एज इट रिप्रेजेंट एन आउटफ्लो ऑफ कैश टू शेयर होल्डर्स। हाँ, बात समझ आई। अब यहां पे अभी तक उसने 3 एक्शंस दिए आपको, सेलिंग प्राइस बढ़ा लो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बोनस इशू करो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और अगर डिविडेंड्स पे कर दो तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोलता है डबलिंग द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल केप्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बोल रहा है कि अगर हम अपनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को डबल कर लें तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब तुम मटेरियल ज्यादा खरीदोगे तो तुम्हारे पास कैश भी कम होगा, तो दिस वुड डिक्रीज नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज मोर कैश इज यूज्ड टू परचेज इन्वेंटरीज रिजल्टिंग इन एन आउटफ्लो। कितना सिंपल जवाब बनता है, यही होगा ना इसका जवाब। और क्या होगा, जब तुम अपने मटेरियल्स को बढ़ाओगे तो मटेरियल खरीदोगे तो पैसा दोगे तो आउटफ्लो होगा तुम्हारे पास से। तो अब ये जो कैश जो तुम्हारे पास इंपैक्ट पड़ेगा वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर तुम्हारे इंपैक्ट पड़ेगा। अगली बात लिखा हुआ है एक्शन सेलिंग अ बिल्डिंग रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। बोल रहा है कि बिल्डिंग बेचते हो और बिल्डिंग बेच के तुम्हें प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आता है। अब याद रखो, बिल्डिंग बेच के जो प्रोसीड्स मिलेंगी, जो कैश मिलेगा वो तो इनफ्लो है, लेकिन प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल एक नॉन कैश एलिमेंट होता है, इसलिए हम उसको एडजस्ट कर देते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं अपनी IAS 7 की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में से। तो इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस का तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एसेट बेचने से जो प्रोसीड्स आएंगी तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के सेक्शन को बढ़ा देंगी। तो अब जरा देखिएगा, मैंने जवाब क्या दिया। मैंने बोला था प्रोसीड्स फ्रॉम सेल वुड इंक्रीज द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज इट इज अ कैश इनफ्लो फ्रॉम डिस्पोजल। ठीक है, द प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल वुड रिड्यूस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज इट इज डिडक्टेड व्हेन रिकंसाइलिंग प्रॉफिट टू कैश। तो वो कहा क्या गया कि भाई उसको वापस रिवर्स कर दिया जाएगा, जो तुम्हारा प्रॉफिट है उसको वापस रिवर्स बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट से कैश की तरफ जा रहे हैं।
अब आगे वो बोलता है अगली चीज, रीवैल्यूइंग द रिमेनिंग बिल्डिंग डेबिटिंग बोथ एसेट अकाउंट एंड द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा भाई, अब वो बोल रहा है कि भाई आप एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो। यार जब एसेट रीवैल्यू होता है, क्या कोई कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है? नहीं, ये तो एक अनरियलाइज गेन होता है। हाँ, तो अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, इसके मैंने लिखा दिस वुड नॉट अफेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मूवमेंट ऑफ कैश एंड ओनली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, और ये सिर्फ वैल्यूज के साथ साथ एडजस्ट हो जाएगा, दैट इज इट। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं होगा। तो उसने हमसे इस पूरे IAS 7 के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करवाई, कोई IAS 7 की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नहीं बनवाई, कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड नहीं बनवाए, बल्कि वो जानना चाह रहा था क्या बच्चों को इन चीज़ों का मतलब पता है या नहीं पता है। आगे आ जाए नेक्स्ट पार्ट। अगर हम यहां पे देखें तो जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट डी है। सजेस्ट 2 मेथड्स ऑफ फंडिंग विच वुड नॉट इंक्लूड इन द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वो ये बोल रहा है कि भाई कोई ऐसे 2 मेथड्स बताओ जो आपके फंडिंग के मेथड हो विच वुड नॉट इंक्लूड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो नहीं होने चाहिए। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती थी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब शेयर इशू कर देना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब डिबेंचर इशू कर देना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर डिबेंचर की रीपेमेंट आती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर डिविडेंड्स पे करते हो, वो रिकॉर्ड करते हो। वो कह रहा है कि भाई ऐसे 2 तरीके मुझे बताओ फंडिंग के जिसका इंपैक्ट तुम्हारी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो IAS 7 के फाइनेंसिंग एक्टिविटी के सेक्शन पे उसके हेड के ऊपर कोई उसका इंपैक्ट ना आए। तो मैंने सबसे पहली बात लिखी ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली बैंक ओवरड्राफ्ट में तुम्हारे पास कैश नहीं आ रहा, तुम किसी से कैश ले रहे नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, एक तरीके से बैंक की एक फैसिलिटी है उसको इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि तुम्हारा बैलेंस नेगेटिव में ही जा रहा है बैंक का। दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इज इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डज नॉट शोन इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेक्शन। ये कहाँ एडजस्ट होगा? ये ओवरड्राफ्ट है तो तुम्हारा रिकंसिलिएशन के अंदर आखिर में जाके ये एडजस्ट होगा, लेकिन इसका तुम्हारा क्या कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगली चीज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पे, ट्रेड पेबल से उधार पे सामान खरीद लेना, उसको ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है। यानी कि मैं किसी सप्लायर से कुछ खरीदता हूं तो मैं बोलता हूं आई एम ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट, तो इसकी टर्म क्या यूज की जाती है? ट्रेड क्रेडिट। तो किसी भी उधार पे सामान खरीदने को ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है। तो ट्रेड पेबल्स जो होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं उनके साथ क्या कर रहा हूं? आई एम ट्रेडिंग ऑन क्रेडिट विद देम, तो आई कॉल इट ट्रेड क्रेडिट, यानी कि उधार पे गुड्स खरीद लेना। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है दिस इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई और आपके ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, तो इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स बढ़ गए, तो ये सेक्शन कहां रिकॉर्ड होता है? इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेक्शन में रिकॉर्ड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं होता। तो इससे भी आपका एक फंडिंग आपके पास होगी, लेकिन आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये शो नहीं होगा। आपकी मार्केट स्कीम में मैंने देखा था कि एक और आंसर लिखा हुआ था वहां पे लीजिंग। आप लोग लीजिंग नहीं लिखेंगे अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बात होगी। उसकी वजह यह है आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट डोंट राइट दिस बिकॉज ऑफ IFRS 16 कॉम्प्लिकेशंस। तो IFRS 16 के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से अब जो लीजिंग होती है उसके अंदर कुछ ऐसी वर्किंग हो रही होती है जो इंपैक्ट भी दे रही होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो इसलिए अगर मार्केट स्कीम में जो वो आंसर लिखा हुआ था लीजिंग वाला, उसको आप इग्नोर करेंगे। लीजिंग आप लोगों ने अंदर से आंसर नहीं देना। किस का आंसर नहीं देना? कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मुझे कोई ऐसे फंडिंग वेज बताओ जिससे मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के हेड के ऊपर इफेक्ट ना आए, तो उसके लिए आपके पास ये ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट, या फिर क्या कहते हैं और क्या हो सकता है, मेरे दिमाग में भी कोई आ रहा नहीं है, लेकिन लीजिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक पार्ट डी था जिसको हम लोगों ने करा। अगेन थ्योरी वाला पार्ट था और पूरे सवाल के अंदर सिर्फ थ्योरी चल रही है, ठीक है। आगे आ जाए नेक्स्ट पार्ट ई। पार्ट ई के अंदर वो आपसे क्या बोलता है? पार्ट ई के अंदर वो बोलता है कि भैया स्टेट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PLC आर प्रिपेयर्ड विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। वो बोल रहा है कि भाई इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत प्रोफेशनली विद ड्यू केयर क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि ये एक क्या है? कंपनी है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है। इसके कंप्लाइंसेस होते हैं, इनको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, इनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लाजमी प्रिपेयर करवाना पड़ेगा और उसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो पैसा है, कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है, वो आम जनता का पैसा लगा हुआ है। अब हमने यहाँ पे जवाब क्या दिया? सबसे पहली बात, हमने बहुत प्रोफेशनल होकर जवाब दिया। मैंने ये लिखा कि इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड कंप्लाई विद IAS एंड लीगल रिक्वायरमेंट सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग।
हमने क्या लिखा कि भाई हमें IAS फॉलो करने चाहिए, कंपनी के सारे कंप्लाइंसेस को फॉलो करने चाहिए। हम यहाँ कंप्लाइंस नहीं लिखा, मैंने लीगल रिक्वायरमेंट्स लिख लिया, और सपोर्टिंग डिसीजन मेकिंग, और आपके ऐसे अकाउंट्स होने चाहिए क्योंकि ये आपके डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करेंगे, और साथ साथ ये ट्रू और फेयर होने चाहिए। और ये ट्रू एंड फेयर है या नहीं है ये कौन बताता है? ये आपको ऑडिट रिपोर्ट बताती है। अब आप आगे आ जाओ, तो अगला जो आपका पार्ट था उसके अंदर ये आपसे बोलता है कि भाई स्टेट, जरा सुनिएगा, बोलता है कि भैया स्टेट द मेन difference between the responsibilities of the directors and the responsibilities of the auditors regarding the financial statement। ऑडिटिंग स्टूवर्डशिप का सवाल पूछ लिया, बोल रहा है कि डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना, डिस्क्लोजर्स बनाना अंडर IAS डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, ये डायरेक्टर ने बना के देना है। और फिर इनको चेक कौन करेगा, इनको एग्जामिन कौन करेगा, इनको ऑडिट कौन करेगा, वो आपके ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे। तो मैंने इसका जवाब लिखा, द डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हाइल ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन देम। तो एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन का मतलब क्या है कि वो ऑडिट रिपोर्ट बना के देंगे। अब मार्क 2 थे तो मैं उसके अंदर और डिटेल में नहीं गया, लेकिन मैंने बात सिंपल कर दी कि एक मार्क के लिए बता दिया डायरेक्टर का क्या काम है और एक मार्क के लिए बता दिया कि ऑडिटर का क्या काम है। तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन देम व्हाट, ऑन द प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द डायरेक्टर, दैट इज इट। तो अब अगर तुम यहां पे देखो तो ये अगेन एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट था, इन बड़े मजे का थ्योरी का पार्ट था। तो बेसिकली टेक्निकली उसने कहा करा आपसे कंपनी भी पूछ लिया, कंपनी के कंप्लायंसेस के बारे में थोड़ी बात कर ली, स्टैंडर्ड IAS 7 को पूरा सही तरीके से खंगाला, और उसके बाद आखिर में आके ऑडिटिंग स्टूवर्डशिप के बारे में भी उसने थोड़ी सी बात करी और क्वेश्चन को एंड कर दिया, और इसके साथ साथ ये सवाल भी खत्म हो गया। ठीक है।